सुपर फयाज अजीज़ खान से मिलने के बाद जीप दौड़ाता सीधा अपने दफ्तर पहुंचा और इस वक्त उसका फूला हुआ सीना कुछ और फूल गया जब वहाँ उसका इस्तकबाल बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे सर रहमान का किया जाता था, क्योंकि सर रहमान हेडक्वार्टर फ़ोन करके ये हदायत दे चुके थे कि उन्होंने अपने इख्तियारात भी आर्जी तौर पर सुपर फयाज को दे दिए हैं। फयाज अभी अपने दफ्तर जाकर बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर आरफ, जो फयाज से खासा बेतकल्लुफ़ था, अंदर दाखिल हुआ। मुबारक हो फयाज, डायरेक्टर जनरल बन गए हो, आर्जी ही सही बन तो गए हो। इंस्पेक्टर आरफ ने अंदर आते ही इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। मुबारक का शुक्रिया इंस्पेक्टर आरफ, मसला इख्तियारात मिलने का नहीं, इस वक्त मसला फ़ाइल मिलने का है। अगर सर रहमान की वापसी तक फ़ाइल ना मिल सकी तो वो ना सिर्फ अपने इख्तियारात वापस ले लेंगे बल्कि साथ ही मेरी जान भी ले लेंगे। फयाज ने कदरे परेशान लहजे में कहा। अगर किसी खसूसी दावत का वादा करो तो मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर आरफ ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब, तुम्हें मालूम है कि फ़ाइल कहाँ है? फयाज ने बुरी तरह चूकते हुए पूछा। मालूम तो नहीं है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो मालूम हो सकती है, लेकिन पहले वादा। इंस्पेक्टर आरफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दावत की बात कर रहे हो आरिफ? अगर तुम फाइल की वापसी में मेरी मदद करो तो मेरा वादा कि तुम्हें मैं सीनियर इंस्पेक्टर बनवा दूंगा, फयाज ने तेज लहजे में कहा। और इंस्पेक्टर आरफ फयाज की बात सुनकर कुर्सी से उछल पड़ा। ओह ओह, फिर तो एक फाइल क्या, मैं 10 फाइलें तलाश कर सकता हूँ, लेकिन सोच लो ऐसा ना हो कि फाइल मिलने के बाद तुम टालना शुरू कर दो। आरफ ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि जो वादा फयाज ने किया था वो तो इसका तस्वर भी ना कर सकता था। सीनियर इंस्पेक्टर के ओहदे तक तरक्की का तो उसका ज़हन सोच भी ना सकता था। वो अभी हाल ही में इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। अपने काम के लिहाज से इस मुख्तसर से अरसे में ही उसने सर रहमान को खासा मुतासर कर लिया था, क्योंकि वो एक अमली आदमी था। इसलिए उसे मालूम था कि सिर्फ सर रहमान की खुशनुदी उसके काम नहीं आ सकती जब तक सुपरिटेंडेंट फयाज की खुशनुदी भी साथ हासिल ना की जा सके, क्योंकि दफ्तरी काम सुपर फयाज के ज़रिए ही आगे बढ़ता था। और सुपर फयाज की खुशामद पसंदी एक ऐसी कमज़ोरी थी जो उसने फौरी तौर पर भांप ली थी। नतीजा ये कि उसने इस कमज़ोरी का पूरा फ़ायदा उठाया और फयाज के मामूली से काम की भी इस कदर तारीफ़ करता कि फयाज उसे अपना सबसे ज़्यादा हमदर्द समझने लगा। यही वजह थी कि फयाज जैसा रख रखाव रखने वाला ऑफिसर भी उससे बेतकल्लुफ़ हो गया था। जल्दी करो, निकालो, कहाँ है फाइल? फयाज ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। अरे फाइल मैंने अपनी जेब में तो नहीं रखी, लेकिन मेरे पास एक क्लू ऐसा है कि अगर इस क्लू पर काम किया जाए तो हम फाइल तक पहुंच सकते हैं। इंस्पेक्टर आरफ ने संजीदा होते हुए कहा। कौन सा क्लू, जल्दी बताओ, फयाज ने तेज लहजे में कहा। सुपर फयाज, जो 2 अफराद वजारत दाखिला के अफसर बनकर यहाँ से फाइल ले गए हैं, उनमें से एक आदमी को मैंने गोल्डन एयर नाइट क्लब के मालिक टॉम के दफ्तर में जाते देखा था। उस वक्त तो मैं यही समझा था कि ये वजारत दाखिला का अफसर है, इसलिए मुझे ये ख्याल आया कि टॉम जैसे आम से गुंडे की इतने बड़े अफसर के साथ इस तरह के बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात की वजह मालूम करूं। टॉम का एक असिस्टेंट जाबर मेरा खासा गहरा दोस्त है, इसलिए मैंने सोचा कि जाबर से बात की जाए। चनाचे मैंने जाबर को तलाश किया तो वो ना मिला। उसके एक साथी ने बताया कि जाबर बॉस टॉम के किसी इंतहाई खुफिया काम गया है। मजीद उसने ही बताया कि बॉस टॉम ने उसे एक लिफाफा दिया है और वो इस लिफाफे को किसी पार्टी तक पहुंचाने गया है। टॉम के उसी साथी ने ही बताया कि ये लिफाफा टॉम के उस दोस्त ने दिया है जो इस वक्त दफ्तर में मौजूद है। इस बात पर मैं और ज़्यादा चौंक पड़ा। फिर मुझे पता चला कि ये आदमी जिसे मैं वजारत दाखिला का अफसर समझ रहा था, एक गैर मुल्की है जो मुकामी मेकअप में था। उसका नाम रॉक्सन है। ये इस कदर अहम बात थी कि मैं ये सुनकर भुंचा कर रह गया। चुनांचे अब मुझे इस लिफाफे की फिक्र हो गई। मैंने मज़ीद तहकीक की कि आखिर जाबर कहाँ गया है, लेकिन सिर्फ इतना मालूम हो सका कि वो गुलबहार कॉलोनी के पहले चौक पर जाकर उतर गया है क्लब से। चूँकि वो टैक्सी के ज़रिए गया था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर को तलाश करने के बाद इतना मालूम हुआ था कि उसके बाद उसका पता ना चल सका। मैंने सोचा कि आखिर वो वापस तो आएगा। चनाचे मैं जब उसका इंतज़ार करते वापस क्लब आया तो यहाँ क्लब बम के खौफनाक धमाके से तबाह हो चुका था। टॉम और उस रॉक्सन दोनों की लाशों के टुकड़े मिले। तब से
अब तक मैं जाबर की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जाबर फिर कहीं नहीं मिल सका। न जाने उसके साथ क्या हुआ। यहाँ आकर मुझे जब मालूम हुआ कि तुम्हारे इस कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में ही असल फाइल थी तो मैं समझ गया कि इस पैकेट में लाजमन वो फाइल ही होगी। इंस्पेक्टर आरफ ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में फाइल थी? मैंने तो अब तक किसी को नहीं बताया। फयाज ने बुरी तरह चूकते हुए कहा, सर रहमान ने जब तुम्हें इख्तियारात देने की हिदायत दी तो साथ ही उन्होंने चेक इन स्टाफ को भी ज़बरदस्त झाड़ पिलाई कि उन्होंने बगैर पूरी तहकीक किए फयाज के दफ्तर से इसका कॉन्फिडेंशियल बॉक्स क्यों ले जाने दिया। इसमें अहम तरीन मुल्की फ़ाइल मौजूद थी। इनकी इस बात से मुझे पता चला। इंस्पेक्टर आरफ ने वजाहत करते हुए कहा और फयाज ने सर हिला दिया, लेकिन गुलबहार कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, वहाँ कैसे मालूम होगा कि जाबर किस कोठी में गया है? और इस कॉलोनी में गैर मुल्की भी कसीर तादाद में रहते हैं। फयाज ने होंठ चबाते हुए कहा, अब जबकि तुमने मुझे सीनियर इंस्पेक्टर बनाने का फैसला किया है तो मेरे दिमाग ने और ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। ये कोठी लाजमन पहले चौक के करीब होगी। तभी जाबर पहले चौक पर ही जाकर उतर गया। और पहले चौक के करीब ऐसी कोठियाँ तलाश की जा सकती हैं जहाँ गैर मुल्कियों की पुरसरार आमदोरफ्त हो, फिर उन्हें चेक किया जा सकता है। मुझे यकीन है कोई ना कोई क्लू ज़रूर लाजमन मिल जाएगा। इंस्पेक्टर आरफ ने जवाब दिया, ऐसा ना करें कि ये क्लू इमरान को दे दें, वो इन मामलों में बेहद माहिर है, वो जल्द ही फाइल तलाश कर लेगा। फयाज ने कहा और टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया, मगर इंस्पेक्टर आरफ ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। सुपर फयाज, अपना काम दूसरों के हवाले कर देने से आदमी तरक्की नहीं कर सकता। तुम फिक्र ना करो, इंस्पेक्टर आरफ को अपना सीनियर इंस्पेक्टर बना लो, फिर देखना कि आरफ इस इमरान से आगे रहता है या नहीं, और मेरी कारकर्दगी से महकमे में तुम्हारी इज्जत बनेगी। इंस्पेक्टर आरफ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कभी तुमने मुझसे आगे निकलने की कोशिश की तो ऐसे जहन्नम में डालूंगा कि सारी उम्र चीखते रहोगे। फयाज ने फौरन ही तल्ख लेने में अपने खदशे का इजहार कर दिया। सुपर फयाज, तुम शहतीर हो और मैं छिपकली। तुम्हारे साथ काम करते हुए मेरी इज्जत बनेगी, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी ना आएगी। फिर मैं तो हमेशा तुम्हारा अदना सा खादम ही रहूँगा। मेरी तमाम सलाहियतें सिर्फ तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के ही काम आएंगी। अगर कहो तो मैं इस बात का हलफ भी दे सकता हूँ। इंस्पेक्टर आरफ ने फ़ौरन ही खुशामदाना लहजे में इख्तियार करते हुए कहा, और फयाज उसकी खुशामदाना बातों से इस कदर खुश हुआ कि उसकी आंखें बेख्तियार चमकने लगी। सुनो आरफ, अगर तुम किसी तरह यह फाइल बरामद करा दो तो मेरा वादा रहा कि ना सिर्फ तुम्हें सीनियर इंस्पेक्टर बना दूंगा बल्कि अपना खास असिस्टेंट भी बना लूंगा। फयाज ने पुरजोश लहजे में कहा, ओके, फिर उठो और चलो गुलबहार कॉलोनी, अभी काम शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर आरफ ने मुस्कुराते हुए कहा और फयाज भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो जीप में बैठे गुलबहार कॉलोनी की तरफ बढ़े जा रहे थे। जीप इंस्पेक्टर आरफ ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि बहरहाल वो मुताहिद था और इंस्पेक्टर आरफ की यही आदत फयाज को बेहद पसंद थी कि वो बेतकल्लुफ़ी का इजहार सिर्फ अलहदगी में किया करता था, वरना दूसरों के सामने वो इंतहाई मोहतवाना रवैया रखता था। गुलबहार कॉलोनी पहुंचकर इंस्पेक्टर आरफ ने जीप एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी और फिर नीचे उतर आया। फयाज भी उसके साथ ही नीचे आ गया। आप खामोश रहेंगे सुपरिटेंडेंट साहब, क्योंकि पूछगछ बड़े अफसरों की बजाय मुताहिद ही किया करते हैं। इंस्पेक्टर आरफ ने रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए कहा और फयाज ने सर हिला दिया। रेस्टोरेंट के काउंटर पर मौजूद उधेड़ उम्र आदमी सुपर फयाज को वर्दी में अंदर आता देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर तशवीश के गहरे साए लरजने लगे थे। जनाब, हुक्म फरमाइए। उधेड़ उम्र आदमी ने उनके करीब पहुंचते ही बड़े मौदबाना अंदाज में कहा, मेरा नाम आरफ है और मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर हूं और ये बड़े साहब हैं सुपरिटेंडेंट फयाज। इंस्पेक्टर आरफ ने बाकायदा तारफ करवाते हुए कहा, जी साहब, मैं सुपरिटेंडेंट फयाज साहब को अच्छी तरह पहचानता हूं साहब। मैं मुख्तलिफ होटलों में काम करता रहा हूं, अब मैंने ये रेस्टोरेंट यहाँ खुद बनाया है। मैं खादम हूँ जनाब, मेरा नाम विकी है। उधेड़ उमर ने दांत निकालते हुए इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा, हमें मालूम हुआ है कि तुम गोल्डन ईयर नाइट क्लब के जाबर को जानते हो और जाबर तुमसे यहाँ आकर मिलता रहता है। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि गोल्डन ईयर नाइट क्लब में बम का धमाका हुआ है और हम इस धमाके की तहकीकात कर रहे हैं और शक है कि यह काम जाबर ने किया है, क्योंकि जाबर धमाके के बाद से गायब है। इंस्पेक्टर आरफ ने तेज लहजे में कहा, जाबर? ओ हाँ जनाब, मैं जानता हूँ उसे। जिस रोज़ धमाका हुआ उसी रोज़ वो यहाँ आया था। ग्रीन टी उसकी कमज़ोरी है और यहाँ की ग्रीन टी की शोहरत पूरे दारुल हुकूमत में है। वो मेरे पास ग्रीन टी पीने आया करता था। मैंने उसे यहीं काउंटर पर ही ग्रीन टी मंगवा कर दी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ
कैसे आना हुआ, तो उसने बताया था कि वो एक ख़ास काम से यहाँ आया है, किसी से मिलना है, बस इतनी बात हुई। फिर वो ग्रीन टी पी कर चला गया और इसके बाद आज तक नज़र नहीं आया। अलबत्ता जनाब, उसके जाने के बाद मैंने देखा कि उसका की रिंग काउंटर पर रह गया था। चुनाचे मैंने एक वेटर को उसके पीछे भेजा ताकि उसे की रिंग दे गया है। वेटर काफ़ी देर बाद वापस आया तो मैंने उसे पूछा कि उसने इतनी देर क्यों लगा दी, तो उसने मुझे बताया कि साहब को तलाश करना पड़ा। वो कोठी नंबर 25 के गेट पर खड़े नजर आए और 25 नंबर कोठी काफ़ी दूर है। बस जनाब, इतना तो मुझे मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, विकी ने जवाब देते हुए कहा। कोठी नंबर 25 में कौन रहते हैं, तुम्हें मालूम है? इंस्पेक्टर आरिफ ने पूछा। गैर मुल्की हैं जनाब, इतना तो मुझे मालूम है। पहले ये कोठी खाली थी, अभी हाल ही में ये गैर मुल्की आए हैं, विकी ने जवाब दिया। ओके, शुक्रिया, इंस्पेक्टर आरिफ ने कहा और वापस मुड़ गया। सुपरिटेंडेंट फयाज भी साथ ही मुड़ा और चंद लम्हों बाद वो दोनों जीप के पास पहुंच गए। ये तो पता चल गया है कि जाबर कोठी नंबर 25 में गया है, लेकिन गैर मुल्कियों का मसला है, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। फयाज ने कहा, सर आप यहाँ रुकें, मैं इस कोठी का जायजा लेकर आता हूँ, इंस्पेक्टर आरिफ ने कहा और फयाज ने सर हिला दिया। आरिफ तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया, फिर एक साइड गली में गायब हो गया। फयाज जीप में खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद आरिफ वापस आ गया। सर, कोठी में वाकई कई गैर मुल्की मर्द और औरतें मौजूद हैं, मैंने झांक कर देखा है। मेरा ख्याल है हमें जाबर की बरामदगी के चक्कर में इस पर बाकायदा रेड करना चाहिए, इंस्पेक्टर आरिफ ने कहा। लेकिन उसके लिए तो बाकायदा तलाशी का वारंट हासिल करना पड़ेगा, सुपरिटेंडेंट फयाज ने चौंक कर कहा। सर, आप इस वक्त सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल हैं, आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फयाज यक लक सीधा हो गया। ओह हाँ, ठीक है, चलो। सुपरिटेंडेंट फयाज के लेजे में बाकायदा खरोब पैदा हो गया। आरिफ मुस्कुराता हुआ स्टीयरिंग पर बैठा और उसने जीप आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद जीप एक दरमियाने साइज की कोठी के स्याह रंग के बड़े से फाटक के सामने जाकर रुक गई। बैल दो, फयाज ने बड़े बारोब लहजे में कहा और इंस्पेक्टर आरिफ सर हिलाता हुआ जीप से नीचे उतरा और आगे बढ़कर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कोठी पर कोई नेम प्लेट मौजूद ना थी, सिर्फ एक स्टोन पर 25 का हिंसा एक प्लेट पर लिखा हुआ मौजूद था। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक गैर मुल्की बाहर आ गया, मगर सामने सरकारी जीप और इसमें यूनिफॉर्म में बैठे हुए सुपर फयाज को देखकर वो बुरी तरह चुप पड़ा। ये किसकी कोठी है? फयाज ने बड़े बारोब लहजे में उस गैर मुल्की नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। रिचर्ड निकलसन की, गैर मुल्की ने बुखलाए हुए अंदाज में जवाब दिया। सुनो, मैं कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस हूँ और ये मेरे ही महकमे का इंस्पेक्टर है। जाओ रिचर्ड को इतला दो कि हम उससे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं, सुपरिटेंडेंट फयाज ने बड़े बारोब लहजे में कहा। यस सर, नौजवान ने सर झटकते हुए कहा और तेजी से वापस उस छोटी सी खिड़की में दाखिल होकर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बड़ा फाटक खुल गया, वही नौजवान फाटक पर मौजूद था। जी 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 जी, तशरीफ लाइए, उसी नौजवान ने मौतबाना लहजे में कहा और इंस्पेक्टर आरिफ जो इस दौरान जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, उसने जीप स्टार्ट की और मुख्तसर से लान को क्रॉस करके उसने जीप पोर्च पे जाकर रोक दी। पोर्च में इस वक्त एक कार खड़ी थी। फयाज जीप रुकते ही उछलकर नीचे उतरा और उसने पहले बड़े अफसराना अंदाज में घूमकर पूरी कोठी का जायजा लिया, मगर दूसरे लम्हे वो एक साइड पर खड़ी एक स्याह रंग की कार को देखकर चौंक पड़ा। वो इस कार को देखते ही पहचान गया था। ये वही कार है जिसमें मदाम फराह और डिप्टी सेक्रेटरी अजीज खान सवार था और उसी कार का ताकुब करते हुए पहले अजीज खान की कोठी में गया था, मगर दूसरी बार वो जब गया था तो कार मौजूद ना थी और मदाम फराह भी जा चुकी थी। इसका मतलब था कि मदाम फराह यहाँ मौजूद है और मदाम फराह की यहाँ मौजूदगी और जाबर का पैकेट यहाँ ले आने का सब मतलब था कि वो दुरुस्त जगह पर पहुँच गए हैं। आइए जनाब, इस गैर मुल्की ने फाटक बंद करके वापस उनके करीब आते हुए कहा और वो उन्हें साथ लेकर बरामदे के कोने में मौजूद एक ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम खासा वसी और जदीद अंदाज में सजा हुआ था। तशरीफ़ रखिए जनाब, रिचर्ड साहब आ रहे हैं, इस गैर मुल्की ने कहा। तुम्हारे ये रिचर्ड साहब क्या करते हैं और तुम उनके क्या लगते हो? फयाज ने कदरे तेज लहजे में पूछा। साहब इंजीनियर हैं और मैं उनका असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम क्लॉक है, इस गैर मुल्की ने कहा और तेजी से मुड़कर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। अभी उसे गए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि ड्राइंग रूम का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक भारी चेहरे वाला लंबा तिरंगा गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सुरमई रंग का सूट था, आंखों में दृष्टि और सख्ती का उन्सर नुमाया था। मेरा नाम रिचर्ड निकलसन है, गैर मुल्की ने बड़े स्पॉट लहजे में अपना तरफ करवाते हुए कहा और साथ ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैं सुपरिटेंडेंट फयाज हूँ
और इस वक्त कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस भी हूँ और ये मेरा इंस्पेक्टर आरफ है। सुपरिटेंडेंट ने बड़े बारोब लहजे में अपना और इंस्पेक्टर आरफ का तारफ करवाते हुए कहा और साथ ही उसने बड़े नखुवत भरे अंदाज में इस तरह मुसाफा किया जैसे वो बादल नख्वास्ता ऐसा कर रहा हो। जी फरमाइए, मेरे पास कैसे आना हुआ? मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मेरा सेंट्रल इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक हो सकता है? रिचर्ड ने मुंह बनाते हुए कहा और साथ ही वो सामने वाले सोफे पर बैठ गया। हम जाबर का पता करने आए हैं। गोल्डन एयर नाइट क्लब के मालिक टॉम का असिस्टेंट जाबर वो यहाँ आया था और उसके बाद वापस नहीं गया। फयाज ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि इंस्पेक्टर आरफ तेजी से बोल पड़ा और फयाज ने इस तरह होंठ बेंच लिए जैसे उसे इंस्पेक्टर आरफ का इस तरह बोल पड़ना सख्त नागवार गुजरा हो। जाबर? ओ हाँ, वो आया था, लेकिन ये तो कई दिन पहले की बात है। वो मेरा वाकिफ है, मुझसे मिलने आया था, ये एक ज़ाती मसला था उसका, फिर वो वापस चला गया। रिचर्ड ने चूक कर जवाब देते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में सख्ती का आंसर पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। सॉरी मिस्टर रिचर्ड, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जाबर की इंटेलिजेंस मुकम्मल निगरानी कर रही थी और ये निगरानी अब तक आपकी कोठी के गिर्द कायम है। जाबर यहाँ आने के बाद वापस नहीं गया और आपका ये बयान भी गलत है कि जाबर एक ज़ाती मसले की घर से यहाँ आया था। जाबर को यहाँ टॉम ने वो फाइल देकर भेजा था जो कि सुपरिटेंडेंट फयाज साहब के दफ्तर से वजारत दाखिला का अफसर बनकर रॉक्सन और उसके साथी ने हासिल की थी और रॉक्सन ने वो फाइल टॉम तक पहुँचाई और टॉम ने जाबर के जरिए यहाँ भेजी। बाद में टॉम का क्लब बम से उड़ा दिया गया जिसमें टॉम और रॉक्सन दोनों हलाक हो गए। इसलिए आपकी गलत बयानी आपको मुश्किलात में मुब्तला कर सकती है, लेकिन अगर आपका वाकई इस मामले में कोई हाथ नहीं है तो फिर सही सही बात कर दीजिए। इंस्पेक्टर आरिफ ने मुंह बनाते हुए कहा। हाथ क्यों नहीं? मदाम फ्राउ भी यहाँ मौजूद है। कहाँ है वो? निकालो उसे और वो फाइल भी निकालो। फयाज ने इंतहाई खुशीले लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से अपने होल्स्टर से सरकारी रिवाल्वर बाहर निकाल लिया। उसे रिवाल्वर निकालते देखकर आरिफ ने भी रिवाल्वर निकाल लिया। आप साहिबान इतने बड़े सरकारी ओहदेदार होने के बावजूद ना सिर्फ गलत बयानी से काम ले रहे हैं बल्कि मुझ पर ख्वाम खा इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे हैं और मुझे धमकियां भी दे रहे हैं। मैं आपकी हर तरह तसल्ली करा सकता हूं। आप बेशक पूरी कोठी की तलाशी ले लें। अगर आपको मदाम फ्राउ या जाबर या फाइल मिल जाए तो बेशक आप मुझे गोली से उड़ा दें, लेकिन ये बता दूं अगर आपकी ये इल्ज़ाम तराशी गलत साबित हुई थी आपकी नौकरी भी जा सकती है। एक्रीमियन सफारत खाने में सिर्फ एक फ़ोन करना पड़ेगा और बस। रिचर्ड ने इंतहाई सर्द लहजे में बात करते हुए कहा, शट अप! मदाम फ्राउ की कार यहाँ मौजूद है, इसलिए तुम कैसे कह सकते हो मदाम फ्राउ यहाँ मौजूद नहीं है? फयाज ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा, ये कार मेरी मलकियत है, इसके कागजात भी आपको पेश किए जा सकते हैं और मैं किसी मदाम फ्राउ को नहीं जानता। बोले, तलाशी लेने के बाद नौकरी खतरे में डालनी है आप लोगों ने, यह शराफत से वापस चले जाना है। रिचर्ड का लहजा और ज्यादा सर्द पड़ गया। मैं तलाशी लूंगा, फयाज ने बुरी तरह पैर पटकते हुए कहा। ठीक है, फिर मुझे तलाशी का वारंट दिखाइए। रिचर्ड ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा, मैं कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल हूं, समझे? मुझे वारंट लाने की जरूरत नहीं है। फयाज ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा, ओके, वाकई आप इतने बड़े अफसर हैं कि आपको वारंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए मेरे साथ और खूब जी भरकर तलाशी लीजिए। रिचर्ड ने यकलक मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसके इस तरह इत्मीनान से बात करने और इत्मीनान भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ मुड़ने पर फयाज और आरफ दोनों के तने हुए हिसाब खुद ब खुद ढीले पड़ गए, लेकिन दूसरे लम्हे रिचर्ड बिजली की तेजी से मुड़ा। फिर दो धमाकों के साथ ही फयाज और आरफ दोनों के हलक से चीखें निकल गईं। दोनों के हाथों से रिवाल्वर निकलकर दूर जा गिरे। उसी लम्हे अंदरूनी दरवाजे से 3 गैर मुल्की हाथों में मशीन गनें लिए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मशीन गनों का रुख इन दोनों की तरफ कर दिया। क्या क्या तुम हम पर हथियार उठाए हैं? हम पर? सरकारी आदमियों पर? फयाज ने उसी तरह आंखें फाड़ते हुए कहा जैसे उसे यह तस्वर ही ना था कि इतने बड़े अफसर पर भी कोई हथियार उठा सकता है। इनको हथकड़ियां लगा दो, अगर ये जरा भी गलत हरकत करें तो गोलियों से उड़ा देना। रिचर्ड ने इंतहाई सख्त लहजे में अपने साथियों से कहा और वो तीनों बिजली किसी तेजी से इन दोनों के अकब में आए और फिर चंद लम्हों बाद उनके हाथ पुष्ट पर करके कुलाइयों पर क्लिप हथकड़ियां पहना दी गईं। आरफ का चेहरा सोता हुआ था मगर फयाज की बुरी हालत थी। तुम मदाम पार्कर की कैद से तो जिंदा निकल गए थे फयाज, मगर रिचर्ड की कैद से तुम्हारी लाश बाहर आएगी। रिचर्ड ने इस बार भूखे भेड़िए के से अंदाज में दांत नुकूसते हुए कहा जैसे बड़ी तवील मुद्दत के बाद कोई मरगूब शिकार नजर आ गया हो। उसकी आंखों में तेज चमक थी। हमारे साथी बाहर मौजूद हैं, अगर हमें यहाँ देर हो गई तो वो यहाँ रेड कर देंगे।
आरफ ने होंठ चबाते हुए कहा, इसी बात की वजह से तो तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हारे साथी बाहर ही खड़े रहेंगे और हम तुम्हारे साथ यहाँ से खुफिया तौर पर निकल जाएंगे, रिचर्ड ने तेज लहजे में कहा। और फिर वो अपने साथियों से मुखातिब हो गया, फौरी तौर पर सामान पैक करो और खुफिया रास्ते से पॉइंट एक्स पर पहुंचा दो, ये आखिर में जाएंगे, मैं बात से बात कर लूँ। इन लोगों ने जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं, सिर्फ एक आदमी यहाँ रहे, बाकी जाकर काम करें, रिचर्ड ने कहा। और 3 मशीन गन बरादरों में से 2 तेजी से चलते हुए कमरे से बाहर चले गए, जबकि फयाज और आरफ दोनों को सोफों पर बिठा दिया गया था और एक मशीन गन बरादर उनके अकब में खड़ा रहा। रिचर्ड तेजी से एक साइड पर मौजूद टेलीफोन की तरफ बढ़ा, उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना शुरू कर दिया, मगर दूसरी तरफ से घंटी बजने के बावजूद किसी ने रिसीवर न उठाया। बॉस कहाँ चला गया, रिचर्ड ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर रिसीवर रखकर वो तेजी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया।